यानी कि ये बात आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए। किसी भी एग्जाम्स को पास करने के लिए पहली स्टेप जो होती है वो स्टेप यही होती है, आपको आपका सिलेबस मुंह जबानी याद होना चाहिए। ये तो मैंने एक पिक्चर पूछी थी। अगर मैं इसी बालिका को अगर दोबारा खड़ा करके पूछूं कि मैम अब दोबारा खड़े हो, अब बताओ भूगोल के कितने चैप्टर है, हिस्ट्री में कितने चैप्टर है, कल्चर में कितने चैप्टर है, भाषा साहित्य में कितने चैप्टर है, सामान्य ज्ञान में कितने चैप्टर है, शैक्षिक प्रदेश में कितने चैप्टर है, आईसीटी में कितने चैप्टर है, साइकोलॉजी में कितने चैप्टर है, टीचिंग मेथड में कितने चैप्टर है, विद्यालय विषय में कितने चैप्टर है, तो तुम्हारा खानदान में नहीं बता सकता, इसलिए तुम सारे के सारे हो फेल। बात सुने ध्यान से, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है कड़वी बात लेकिन बहुत सच्ची बात है, क्योंकि तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम लोग क्या, अब तुम छोड़ो, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जिस कोचिंग से पढ़ के आते हो उनके बाप को भी नहीं पता होता कि सब्जेक्ट क्या होता है। और मैं धारणा एक सांस में पूरा कोर्स बोल के बता सकता हूं अकेला, ठीक है ना। इसलिए 99 रुपए की ताकत को तो तुम भूल जाओ कि कौन है क्या है। नहीं विश्वास है तो तुम कभी रैंडमली टीचर से बोले ना कि सर एक बार बोलकर बताओ कि सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका माइंड पूरा सेटअप होना चाहिए। जब अपन मेवाड़ वंश को पढ़ते हैं तो मेवाड़ वंश को पढ़ने के लिए पूरा डाटा रहता है, सारे महाराणाओं के नाम रहते, फिर अब शुरू करते कहानी को पर। यही तो तरीका होता है। पहला बात हो, ठीक है। तो पहला टेस्ट तो चलो नॉर्मल है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान या राजस्थान जीके के अंतर्गत आपके 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल होता है, राजस्थान की कला संस्कृति होती है, राजस्थान का इतिहास होता है और भाषा और साहित्य होता है, जहां से आपके टोटल मिला के 50 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमें पता रहता है कि हमारा जो होता है सेकंड जो पार्ट होता है उसके अंदर हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान होता है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शैक्षिक प्रदेश से भी आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। उसी के बाद आईसीटी का पार्ट रहता है, शैक्षिक प्रदेश का पार्ट रहता है और इस प्रकार से हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का पार्ट अपना रहता है। तो ये टोटल मिला के अपने 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 अंक की तैयारी हम करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल बात। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि पिछली बार जब आपने एग्जाम दिया था तो एग्जाम देते समय आप लोगों से पता भी पूछा कि पिछली बार कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे गए थे, ये जानकारी आपको होना चाहिए। यानी प्रीवियस ईयर का पेपर तुम्हें मुंह जबानी याद रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मुंह जबानी याद रहना चाहिए कि हाँ सर पिछली बार एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और उन क्वेश्चनों के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये चीज आप लोगों के सामने यहां पर आ जाती है। क्लियर सभी को। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, जैसे कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, ये तुम्हारे सिलेबस में एक प्यारा सा टॉपिक है। बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों में से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि तुम दिमाग मत लगाओ, तुम ये सोचो कि 2025 के अंदर कोई भी स्पेशल खेल अगर हुआ है, जैसे कि महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है मान गया, तो उनमें ये देखो कि उस महिला क्रिकेट टीम में कोई ऐसी खिलाड़ी जो राजस्थान की थी या उसने कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 100% वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा बाहर में सारे खिलाड़ी, हमें से कोई मतलब नहीं है। बाकी एक खिलाड़ी ने कांड कर दिया भी थार लेके, तो वो अलग बात है, उसका तो मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं अगर बात करें। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। यही टॉपिक होता है राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। आप जब अपने पुराने रीट के पेपर उठाओगे तो उन रीट के पेपर के अंदर काजरी और आपरी का नाम आया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था। तो काजरी और आपरी का नाम इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस समय सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। सीएम कौन थे, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत का निवास कहां पर है, जोधपुर में। काजरी का मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर में। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन बनना लाजमी था। अभी सीएम कौन है, भजनलाल है। भजनलाल कहां पर है, भरतपुर में। सेवर में क्या है, अनुसंधान केंद्र। कौन सा, सरसों का। 20 अक्टूबर 1993। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस 100% इससे बनने वाले हैं कि सरसों अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं, क्योंकि वो सीएम है और सीएम को खुश करने के लिए कहते हैं मुकम्मो खुश हुआ तो होना चाहिए कि भाई साहब उसको खुश करना है, तो उसका एक प्रश्न, उसके जिले का एक प्रश्न तो बनता ही है, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये एक तरीका होता है एग्जाम्स के पेपर सेटर करने वाले का। ध्यान उठा के देख लेना पेपर तो आराम से, और आज इस वीडियो को सुन लेना आराम से। ये वीडियो आज कहते हैं हम ये आलतू फालतू वीडियो नहीं बनाते कि 40 दिन में कैसे पढ़े, कैसे क्या पढ़े, जैसे पढ़े वैसे पढ़ते रहो।
उसमें क्या पढ़ना भाई, जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो। अब ये थोड़ी कि 40 दिन के अंदर भाई लड़की औरत बन के पढ़े, औरत जना आदमी बन के पढ़े, आदमी किन्नर बन के पढ़े और वो ऐसे बन के पढ़े, वो तो कोई तरीका नहीं। जैसे तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ाई करते रहो, उसमें कोई तरीका आपको चेंज नहीं करना, अपने आप को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती। 1983 के अंदर जब वर्ल्ड कप हो रहा था, कपिल देव कहते हैं कि भाई साहब खेला कर, ऐसे खेल वैसे खेल, और वो खिलाड़ी अपने हिसाब से खेल रहा था। लास्ट में कहता है कि अब तू एक काम करते जचे वैसे खेल, भागेगा, सुनता तो तू किसी का है नहीं। तो वो कहता है कि ठीक बोलता क्यों है, जब मैं अपने हिसाब से खेल रहा हूं तो उसको उसी हिसाब से खेलने दिया करो। अगर आप कहो सहवाग को कि द्रविड़ की तरह बैटिंग कर, द्रविड़ को बोलो कि सहवाग की तरह बैटिंग कर, तो कहेंगे कि यार दोनों की बैटिंग बिगड़ जाएगी और बैटिंग बिगड़ने से वो कभी खेल नहीं पाएंगे। तो जिसको जैसी चीज पसंद आए वैसे पढ़ना चाहिए। कोई कहता है कि हमें रात को पढ़ना पसंद है तो रात को पढ़ना हो, कोई कहता है हमें दिन में पढ़ना पसंद है तो दिन में पढ़ो, कोई कहता है हमें अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद है तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, कोई कहता है कि नहीं हम सर रात को पढ़ेंगे, सुबह पूरे दिन सोएंगे और उसके बाद काम करेंगे। जिसकी जैसी हैबिट हो, जिसको जिस तरह का नेचर आदमी मिला है उस नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करे। किसी के हिसाब से पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसा कोई तरीका नहीं। जब आपका हैबिट है, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, जैसी आपकी बॉडी है, उस बॉडी के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना होता है। ओके, पढ़ाई में मन लगे तो पढ़ाई करे, पढ़ाई में मन नहीं लगे तो पढ़ाई ना करे, कोई मतलब नहीं, चाहे एग्जाम हो या ना हो, डजन में। ये एक बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपका सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर, ये तो इंपॉर्टेंट रखते ही रखते हैं, ये तो पूरी इंपॉर्टेंस ही आपकी होती है। फिर बच्चों के मन में आलतू फालतू क्वेश्चन आता है। जिस क्वेश्चन की बात अगर अपन करें तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के बच्चों के मन में अगर बनता रहता है तो वो इस प्रकार का प्रश्न आपका बनता है कि अगर कोई कहे कि यहां तक कि सर वैकेंसी तो आपकी कम है और सीटें ज्यादा होगी डजन, तो ये भी आलतू फालतू क्वेश्चन है कि सर वैकेंसी तो 5,000 ही है, 7,000 ही है, ये है वो है। ये रोना तो वो लोग रोते हैं जिनको एग्जाम पास करना नहीं होता, टाइम पास करना होता है। तो इस तरह के रोने लिखने से मतलब ही नहीं। ये जो डाटा आप लोगों के सामने है कि लगभग आप लोगों के 7,15,268 जो लोगों ने पद आपके जो भरे वो तो कौन से लेवल के हैं, सेकेंड लेवल के। अलग अलग सब्जेक्ट के लोगों के फॉर्म कल की तारीख में फिल हो चुके हैं। मतलब 7,15,268 लेवल 2 के विद्यार्थियों के द्वारा भरे गए फॉर्म है, जो कि लेवल 1 के अंदर 2,52,199 लोगों ने आपका फॉर्म आपका भर रखा है, जिसमें जर्नल हो या संस्कृत हो या जो भी हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके फॉर्म आपके भरे हुए हैं। ये डेटा बताकर ना तो मेरे को कोई बात करनी है कोई मतलब, क्योंकि हमें मतलब है एक से, हमें मतलब है एक से। आप लोगों ने कभी भी जाने अनजाने में कुछ भी किस्से सुने होंगे, कहानियों में भी कुछ चीज सुनी होगी कि भाई साहब के अपन कोई भी अपने को बोलता तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तो अपने आप को बोलो बहरा। बोला हमने सुना ही नहीं, हम तो सुने ही नहीं, तू क्या नहीं बोला, हम तो कर गए, बात करता हूँ। बाद में बोला कि तू कुछ बोल रहा था क्या, बोला क्या बोल रहा था, बोला ये, बोला मतलब सुना ही नहीं, तो जीत गया। जो सुन लेगा किसी की बात वो तो हमेशा फेल होगा, तो आपको सुनना ही नहीं है, आपको सुनना ही नहीं है, ये बात आती है। मैं इसी का एग्जाम्पल मेरे पर लेता हूँ। मैं हमेशा मैं वो इंसान हूँ कि मैं ये तो है नहीं कि मैं दूसरों की लोगों की कहानी बताऊं, भाई साहब महान पुरुषों ने ये कहा, महान पुरुषों ने कहा, कहने वाले कह के चले गए, ठीक है, उनका काम था कहना, ना तो अपने सुना, ना अपने देखा, ना अपने को कोई लेना, ना अपने को कोई देना, वो कहानियां थी। आपने क्या देखा, आपने कभी देखा कि रियल में वो घटना घटित हुई थी? आपने बस कल सुना है, किताबों में कह दिया भाई महात्मा गांधी जी ने ये किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया, तुम कभी देखने गए थे कि क्या हुआ? बस किताबों में पढ़ा था। तो आपको इतिहास नहीं सुनना, इतिहास बनना होता है। पहली बात तो ये कहानियां मैं ऐसे नहीं कह रहा आपको, तो मैं तो कहता कि अपने ऊपर एग्जाम्पल हो। मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेता हूं। हमने जब इस बिल्डिंग के अंदर आज से 2 साल पहले पहली क्लास ली थी, यहाँ पे हमारी पहली क्लास चल रही थी, तो हमको अगले 3 दिन के बाद एक आदमी आता है, आदमी आके बोलता है कि सर इस बिल्डिंग के अंदर है ना 1 साल के अंदर कम से 6-7 कोचिंग आई और चली गई, और हमारी कल एक कोचिंग और गई पीछे की। बोला कई कोचिंग आए, बोला भाई कहना क्या चाहता है? बोला बिल्डिंग सापित है, कोई चुड़ैल उड़ेल रहती है यहाँ पे, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत है? बोला सर पता नहीं, मैं तो बता रहे हैं। मतलब टेंशन मत ले। बोला सर यहाँ पे सर नुकसान होता है। मतलब सर क्या नुकसान होता है? हम कमाने के लिए बैठे नहीं, हम तो 99 रुपये बढ़ाते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस की कहानी तो हमारी खत्म है। भाई नुकसान के बारे में तो वो सोचता है जो कमाने के लिए बैठा है, कमाने के लिए तो बैठे ही नहीं ना। अब 100 रुपए में क्या तो कमाएंगे,
और क्या करें, यहाँ पर जितने लोगों ने 100 रुपए फीस जमा कराई है उन्होंने इतनी बार तो नाश्ता कर लिया होगा, आप 100 के बदले तो कितना तो खा के चले गए यहाँ पे, तो 100 में क्या तो कमाना क्या खाना, तो ये बात तो भूल जाओ, बिजनेसमैन तो हम है ही नहीं, तो फिर ये प्रॉफिट लॉस के लिए हम बैठे ही नहीं। तो अपने आप को ये बोला करो, जब तुम्हें कोई कहे ना अरे भाई देख इतने लोगों ने फॉर्म भरा, तेरा कहाँ नंबर आएगा कहाँ नंबर, तो उसको उल्टा बोला कर, देख भाई साहब मैं है बनाऊं पास होने के लिए, मेरे को मतलब नहीं किससे कितने हैं, डजंट मैटर, और मेरे पास या फेल होने से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आराम से एग्जाम पास कर लूंगा, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज तो माइंड में लानी ही नहीं है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितनी वैकेंसी है और कितनी क्या है, ये तो कभी सोचना ही नहीं। मैं तुमसे ही लूं, आप तुम सारे बच्चे बैठे हो, बहुत सारे परिवार के लोगों से आप आते होंगे, अरे आप बता दो, आप सोचना कभी जीवन में तुम्हारे आसपास, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे सिटी में, तुम्हारे शहर में खूब सारे डॉक्टर मिल जाएंगे, खूब सारे इंजीनियर मिल जाएंगे, खूब सारे वकील मिल जाएंगे, आपके आसपास कभी खूब सारे सीए मिले क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मिले, खानदान में दूर दूर से ढूंढने से मिलेंगे। इस कहानी से ये सीखो कि सीए बनना कितना टिपिकल होता है, टिपिकल नहीं कितना भयानक होता है, और है तो बता दो गिने चुने डॉक्टर खूब मिल जाएंगे। हमारे चौमुख तो साला पता लगा कि जयपुर में चौमुख के अंदर डॉक्टर ज्यादा है और हॉस्पिटल इतने मरीज कम है और डॉक्टर ज्यादा है, पता लगा खुद का इलाज कर रहे हैं क्या, और डॉक्टर की डिग्री तो वैसे मिल रही है। एक बार तो मेरे को फोन करके सर आपको चाचा का लड़का डॉक्टरी करना चाहता है 10 लाख में करा देंगे, मैं सर डिग्री बांट रहा है तो क्या कर रहा है। तो इस तरह की चीजें होती है, इस तरह की चीज होती है। सीए आप बन के दिखा लो, क्यों, क्योंकि सीए में कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और मात्र ऑल इंडिया 2% रिजल्ट आता है। हम जब पढ़ते थे, हमको जब कोई ज्ञान देख रहा था, तो जैसे तुम लोग मेरे पे हंस रहे होंगे, तो 2007-8 में मैं भी हंस रहा था, बाद में जब चला 2-4 बार फेल हुआ ना, तब अकड़ निकल गई कि यार बात तो सही बोल रहा था, बड़ा डेंजर इलाका है, तो यार बहुत ही डेंजर है, जंगल में घुस तो गए, अब बाहर निकले कैसे। अब लोगों को पता भी लग गया, जब भी सीए का रिजल्ट आए क्या हुआ, तो पहले फोन करके मैसेज कर दे फेल हो गए भाई, तो वो आगे से बोले सर पहले ही बोल दे भाई फेल हो गए, कॉल मत करना, क्योंकि अगले दिन क्लास है और फालतू तू डिस्टर्ब करेगा तो बाद में फोन करेगा, फेल हो गए ठीक है। अब जब पास हो गए ना, उस दिन पता लगा कि कोई फोन नहीं करेगा, क्योंकि पता लग जाता है, रिश्तेदार बड़े कमीने होते थे, हाँ रिश्तेदार को ये पता रहता कि ये फेल हो गया तो कॉल करेंगे, अगर उसको ये पता लग गया कि बंदा पास हो गया फिर कॉल नहीं करेंगे, आपका कॉल ही नहीं आएगा। रिश्तेदारों की एक बहुत बड़ी आदत है, ये रिश्तेदारों की एक परिभाषा होती है, जब आपको रक्त संबंध पढ़ाएंगे तो रक्त संबंध में चीजें बताई जाती है कि हाँ इस तरह की चीजें आपके सामने आती है, तो रिश्तेदार इसलिए काम आते हैं अगर अपन बात करें तो ये चीज तो माइंड से निकाल दो आप लोग कि कितने फॉर्म है, कितने वैकेंसी है, कितना क्या है, हम कर सकते हैं अगर बात को। और ये हर इंसान को पता रहता है, ये हर इंसान को पता रहता है कि मैं उस एग्जाम को पास करने लायक हूं या नहीं हूं, ये ध्यान रखना, ये सबको पता रहता है। जैसे कि मैं तुमसे कह दूं कि भाई साहब 100 किलो पत्थर उठाओ, तुम कह दो कि सर बस की बात ही नहीं है, बोल देते हो ना, ये तो नहीं ट्राई करोगे, और चलो कर भी लोगे तो एक बार ट्राई करने से पता लग जाता है कि नहीं सर, नहीं सर, हिम्मत ही नहीं है सर, कहाँ हम 50 किलो उठा, 50 का 55 उठा सकते हैं जोर मार के, हद मार के 100 किलो नहीं उठा सकते, तो फिर उस चीज से स्किप कर लिया करो। आपको लगे कि नहीं यार एग्जाम टिपिकल है, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ दो, क्योंकि फालतू परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। और कोई तुम्हें कहे मोटिवेट करे जबरदस्ती का, तो मोटिवेशन किताबों में, कहानियों में ही अच्छा लगता है। कहते हैं ना इतिहास जो होता है ना वो हमेशा जीतने वालों का होता है, हारने वालों का तो कोई इतिहास नहीं होता। तुम में से कोई भी रीट में पहली रैंक लेके आ जाना, बस मेरे पास आ जाना, किसी और के पास मत जाना, और फिर मैं जो तुमको बोलूँ ना वो करना, गरीब बन जाना अपने आप को, थोड़े बहुत कपड़े भी फाड़ लेना, फाड़ने वाले इज्जत मत लुटाना, हाँ पता लगा चला बोले कपड़े फाड़ कर केस ठोको, ऐसा बोले मतलब थोड़े बहुत नाटक कर लेना, और बस थोड़ी बहुत रोना देखने, हम गरीब परिवार से थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, ठीक है, नदी के नाले पे बैठ के पढ़ते थे, ये कहता तो रातों रात स्टार बन जाओगे, रातों रात स्टार बन जाओगे, तुम्हारी कहानियां। और सच किसी को मत बोलना, क्योंकि सच सुनना सबको बुरा लगता है, धारणा, झूठ सुनना सबको अच्छा लगता है, झूठ सुनना सबको प्यार होता है, सच बोलना, सच कहते हैं ना कि एक बार क्या हुआ कि मैं भास्कर चला गया, वहां लिखा था सच बेधड़क है, मैं समझा सच तो तुम बोलते ही नहीं हो, सारी कान से झूठ बोलते हो, सच तो कहीं है ही नहीं ना। तो सच बोलना सबसे बड़ा पाप है, झूठ बोलना सबसे बड़ा होता है। झूठ बोला आराम से दबा के झूठ बोलना चाहिए, सच नहीं बोलना। जब रैंक आ जाए ना तो उस दिन सच मत बोलना। अगर इतिहास बनना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर कोई चाहे कि कोई भी राजा मौली जो मूवी बनाना चाह रहे तुम्हारे ऊपर कि सर हमारे ऊपर एक मूवी बननी चाहिए, तो आज जीवन हमेशा कसम खा लेना, झूठ ही बोलना है और ये दिखाना है कि हम गरीबी के हालात में भी रहकर टॉप रैंक के साथ पास हुए थे, चाहे बाप दादा करोड़पति हो, बाप दादा को दूर
रखना कि तुम हमारा रिश्ता टूट गया, तुम खत्म करो। और ऐसा और कहना माँ बाप को कि ऐसा बोलना कि हमको घर से निकाल दिया था, बेदर्द कर दिया था, ये कर दिया था, तब तुम इतिहास बनोगे, अन्यथा तो कोई सुनेगा भी नहीं। फिर तुमको सब सुनेंगे। देखो फिर तुम्हारी कहानी को बताएंगे लोग, देख फलाना का छोरा छोरी, देख साला कितना गरीब तक पड़ा, तू क्या किया, वो उसको ताना और देंगे। तो ये कहानी होती है, रियल में ऐसा ही होता है अगर बात करें। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अब एग्जाम का समय नजदीक है, और नजदीक समय में हम क्या करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। नजदीक समय में अपन करें क्या भाई, अब 40 दिन अपने बचे, और 40 दिन के अंदर कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्योंकि आपके सिलेबस की अगर बात अपन करें तो सिलेबस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने आती है जो कि आप लोगों को लेकर रहती है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सबको ये पता भी है कि सबसे पहली बात तो ये, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरी होती है, वो जरूरी चीज क्या होती है वो समझिए। जैसे मैं बताऊं, जैसे कि आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी गृहिणियां हैं, अगर मान लो घर में जब गेहूं आटा पीसने जाते हैं तो आटा पीसने से पहले गेहूं को छानते या गेहूं को करते, तो आप खुद सोचना तुम लोग करते क्या हो। गेहूं का एक कूड़ा को होता है, मतलब पूरा होता है, उसमें से आप क्या करते हो, कंकर को अलग करते हो। कंकर को अलग करते हो, गेहूं को अलग करते हो। कंकर को कभी दिमाग की घंटी बजी कि कंकर को अलग क्यों किया, गेहूं को अलग क्यों नहीं किया भाई, तो क्यों अलग किया रखा है? कभी दिमाग ने बोला? दिमाग ने कभी बोला नहीं, क्योंकि मम्मी करती आ रही थी, बेटी करती रही, बेटी के बाद उसकी बेटी करती रही, उसके बाद उसकी बेटी, परंपराएं चली आ रही थी कि हाँ कंकड़ ही अलग करने होते हैं। तो तुम अपने जीवन में तो कंकड़ को अलग कर रहे थे, लेकिन तुमको तुम्हारी पढ़ाई का पता ही नहीं था कि अलग क्या। तुम अलग क्या करते हो, तुम कंकड़ों को तो करते हो इकट्ठा, और जो गेहूं होता है उसको करते हो अलग। मतलब जो चीज नहीं पढ़नी होती उसको तो तुम पढ़ते रहते हो, और जिस चीज को अलग करना है, जिस चीज से हटना है, वो तुम करते ही नहीं हो। ये तुम्हारी सबसे गंदी आदत होती है। अब प्रश्न ये बनता है, हमें क्या पता कि कौन सा कंकड़ है, कौन सा सही है, हमें कैसे पता पड़े? ये एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है। तो इस प्रश्न का जवाब तो ये रहता है, इस प्रश्न का सीधा सा जवाब ये रहता है कि आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि पिछली बार या किसी एग्जाम में कहां से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। क्राइटेरिया पता होना चाहिए, और उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम पास करना होता है। कई बार कहते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते रहते हैं। मेहनत तो धारणा मजदूर लोग ज्यादा करते हैं, और मालिक जो होता है ना वो चुपचाप ऐसी रूम में बैठा रहता है। अब बताओ मेहनत किसने ज्यादा की? मजदूर ने। और आराम से मजे कौन कर रहा है? मालिक। कमा कौन रहा है? मालिक। परेशान कौन हो रहा है? मजदूर। तो मजदूर नहीं बनना, मालिक बन के रहना है। और मालिक बनने का मतलब होता है स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किन चीजों को छोड़ना है और किन चीजों को आपको दूर करना है। अब प्रश्न बनता है कि स्मार्ट वर्क की परिभाषा क्या होती है, कि सर किसे अपन स्मार्ट वर्क है। इसीलिए हम आप लोगों के सामने हमेशा रहते हैं, क्योंकि हम आपको हार्ड वर्क कराने की आदत नहीं डालते हैं। हम यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क के लिए तैयार करते हैं। हम किन चीजों को पढ़ाते हैं, किन चीजों को छोड़ते हैं, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, ये हमारे इस संस्थान की सबसे बड़ी बात होती है। तभी तो हम कोर्स पूरा कराने के बाद बच्चों का अभ्यास भी कराते हैं। कहने का मतलब है कि मकान को खड़ा करने से मतलब नहीं है, मकान की फिनिशिंग करना भी जरूरी है। केवल ईंट पत्थर लगा देने से मकान मकान नहीं होता, उसकी फिनिशिंग करना, उसको कलर पेंट करना ये भी जरूरी होता है। जिस प्रकार मकान 3 प्रकार से बनता है, पहले नींव खड़ी होती है, उसके बाद प्लास्टर होता है, फिर उसका रंग रोपण होता है, तब जाके वो सुंदर लगता है। इसी प्रकार एजुकेशन के अंदर पहले कोर्स होता है, फिर अभ्यास होता है, फिर स्वयं का मूल्यांकन टेस्ट सीरीज के माध्यम से होता है, तब जाके लगता है कि हाँ हम प्रॉपर है, हम तैयारी कर चुके हैं। ये ऑफलाइन टेस्ट आपका ये बताता है कि आपकी तैयारी कितनी है। इस टेस्ट सीरीज में जो भी नंबर आपके आते हैं उसका 20 या 30% आप हटा देना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इतने नंबर नहीं आएंगे। ध्यान रखना, जैसे यहां पर अगर तुम 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर रहे हो, या 100 में से 70% तुम्हारी बन रही है, तो ध्यान रखना मेन एग्जाम में तुम्हारी 40 या 50% ही बनेगी। ध्यान रखना, ये खुद सोचना। तुम मत सोचना कल को तुम कहो सर हमारे यहाँ पे टेस्ट में तो अच्छे नंबर आते थे, पता नहीं वहां क्या हुआ। वहां के और यहाँ के प्रेशर में बहुत सारी बातें होती है। वहां का प्रेशर बहुत अलग टाइप का होता है, यहाँ का प्रेशर बहुत लोअर टाइप का होता है। और कहते हैं ना, आप कभी देखना, तो मैं बार बार क्रिकेट का उदाहरण इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं क्रिकेटर रहा हूं, तो मैं क्रिकेटर की बात करता हूं। आप देखना आज तक के इतिहास में आप देख लेना, कभी भी किसी भी बड़े मैच में ज्यादा रन बने ही नहीं।
बड़ा मैच हमेशा कम रनों तक सीमित हो जाता है क्योंकि वहां का प्रेशर बहुत हाई रहता है, बहुत डेंजर हाई रहता है। कितनी धुरंधर टीम हो, आज तक उठा के देख लो तुम, कितना वर्ल्ड कप उठा लो, सेमीफाइनल में खूब धोए होंगे, क्वार्टर फाइनल में खूब धोए, फाइनल में आते थे वही टीम 100-200 रनों तक समझ जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर बहुत डेंजर लेवल का होता है। उस समय धुरंधरों की भी हालत खराब होने लग जाती है, हर कोई रन नहीं बना पाता, हर कोई खेल नहीं पाता। तो क्योंकि आज अभी जो तुम्हारा है ये तो क्वार्टर फाइनल है, ठीक है, अभी तुम खेल रहे हो, तुम तो अभी लीग मैच खेल चल रहा है, चलता रहेगा, यहाँ खूब रन मारोगे, खूब चौके छक्के खूब मारोगे, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होगा सब यही चीजें तुम्हारे सामने आंखों के सामने धुंधली होने लग जाएगी। क्योंकि तुम्हें डर लगने लग जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो अंतिम क्षण होगा और उस क्षण को पार करना थोड़ा टिपिकल होगा दाना। तो अभी अपने को करना क्या है, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में किन किन चीजों को हमें छोड़कर चलना है। जैसे कि कोई बच्चा कहता है सर मेरे को मैथ समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, स्किप, छोड़ दे, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे, कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चन से जरा कोई करे नहीं है। जहां तुम्हें लगता है कि यार ये वेटेज ज्यादा है और यहां से मैं नंबर कवर कर सकता हूं या मैं नंबर मतलब एक्वायर्ड कर सकता हूं या नंबर को ला सकता हूं, उन पोर्शन को ज्यादा पढ़े। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं, आपका पार्ट ए जहां 50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इन 50 क्वेश्चनों को सही करने के लिए तुम्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक राजस्थान का भूगोल, एक राजस्थान का कल्चर, एक राजस्थान की हिस्ट्री और एक राजस्थान की भाषा और साहित्य, यही पढ़ना होता है। हमें पता है, अब आप दिमाग लगाना, हमेशा ध्यान, राजस्थान के इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, और आते भी है तो कई बार ऐसे आते हैं जब कभी जिंदगी में नहीं पढ़े होते। तो फिर हम उस इतिहास के चक्रों में और सब्जेक्ट को क्यों खराब करें। तो पार्ट ए जो 100 अंकों का होता है हमारी लैंग्वेज में, हमारी किताबी भाषा में, उस पार्ट ए के नंबरों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सभी लोगों को हिस्ट्री को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट को मजबूत करना होगा। हिस्ट्री को कम वेटेज दो और बाकी चीजों को ज्यादा वेटेज दो। जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था बताता हूं, महंगाई के बारे में बताता हूं। महंगाई का आकलन करने के लिए कई बार कहते हैं ना, आप गांव में जाते हो, आपकी मम्मी कहते टमाटर भाव, टमाटर महंगे हो गए, टमाटर के भाव, और घर आके चिल्लाते सब्जियां महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई। तो आप कहोगे मम्मी सब्जियां महंगी नहीं हुई, टमाटर महंगा हुआ केवल। आप सभी कहते ना, सब कहते सभी पुलिस वाले चोर होते हैं, तो एक पुलिस वाले कहते देख भाई सभी नहीं होते, मैं सही हूं, यही कहता ना। तो सेम चीज ये होती है कि आप किसी एक को वेटेज मत दो, आप वेटेज के हिसाब से पढ़ो कि किसको कितना कितना वेटेज देना होता है। जैसे कि भूगोल को वेटेज थोड़ा ज्यादा दो क्योंकि भूगोल के प्रश्न ज्यादा एग्जाम में आते हैं। भाषा साहित्य को वेटेज दो और आर्ट एंड कल्चर को वेटेज दो, हिस्ट्री को वेटेज थोड़ा कम दो। जहां तुम हिस्ट्री को 4 घंटे पढ़ो उसको मात्र 1 घंटा पढ़ो, और उसमें से भी वो टॉपिक पढ़ो जहां से क्वेश्चन सदाबहार रूप से एग्जाम में आते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक तरीका होता है। फिर उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूं। जैसे राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वहां एक टॉपिक है राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। अब तुम क्या करते हो, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ने के चक्रों में, अब ध्यान, टॉपिक एक है तो प्रश्न 1 या 2 आएंगे, लेकिन उन 2 प्रश्नों को लाने के लिए तुम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, ये वो पता चला क्या क्या पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना है यार, उस 2 प्रश्नों के लिए हम क्या राज्य की पूरी राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे? मरे नहीं पढ़ेंगे। इससे अच्छा हम किसी और चीज को पढ़ेंगे ना, जहां से बेटे जितना तुम राज्य की राज्य व्यवस्था को पढ़ने में टाइम लगाओगे उतना तुम पूरा शैक्षिक पर्दे से 10 बार पढ़ लोगे, जहां से तुम्हारे 10 क्वेश्चन आएंगे जो श्योर होंगे, जबकि राज्य की राज्य व्यवस्था से कोई मतलब ही नहीं है। राज्य की राज्य व्यवस्था तो वो आएगी जो करंट में कोई चल रही है, अगर करंट में कोई सीएम पीएम कुछ है और उनकी घटना है तो फिर आप उसको वेटेज क्यों देते हो? उसको वेटेज देना गलत है। तो इसका मतलब वो जो बड़ा टॉपिक है उस पर होगा। जैसे कि मैं तुमको बात करूं, मैं यहां पर कुछ नहीं बोला, आपको करो, आप अदर कोचिंग के लोग बैठे हो, मैं यहां पर दावे के साथ कह सकता हूं तुम्हारी कोचिंग वालों ने तुमको 50 घंटे तो राज्य के राज्य व्यवस्था पढ़ा दिया होगा पागलों की तरह। नहीं विश्वास है तो तुम्हारी कॉपी खोल के देखना, मेरे को मत बोलो, सब पता चला। हर कोचिंग का मैं इतिहास जानता हूं कि कौन कोचिंग वाला कितनी औकात में रहता है। जबकि उस 50 घंटे के अंदर केवल एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो बताओ 50 घंटे के अंदर तो अपन कुछ और तैयार करते हैं ना, क्यों फालतू टाइम खराब किया? जबकि हमने यहां पर तुमको राज्य व्यवस्था पढ़ाई है लेकिन राज्य व्यवस्था का अभ्यास नहीं कराया। अच्छा देखना, मैं अभ्यास कराऊंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मतलब ही नहीं, क्यों फालतू टाइम खराब करना, ज्यादा टाइम खराब करना बेकार है।
यहाँ स्मार्ट स्टडी कराई जाती है। तभी तुम बच्चों क्या कहते हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि चलो तुम खुद मत पढ़ा करो, हम पढ़ाए ना, चुपचाप क्लास में आके देख लिया करो बस, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं तुम क्या क्या पढ़ लोगे, क्या क्या करोगे। जब घर में कई बात आता ना कि मेले में जाते ना तो मम्मी हाथ पकड़ के चलती ना, तू देख तू हाथ मत छोड़ाना, क्यों, वो तो पता है क्या क्या खरीद लाएगा, मेरे साथ चल, मैं कहूंगा वही खरीदना जो काम की चीज होगी। तुम सारा मेले में क्या भग जाते हो, और यहाँ पर गुजर की थड़ी से लेकर गोपालपुरा बाईपास एक मेला ही है, 300 कोचिंग, और उस मेले में तुम क्या था, कौन कौन से नोट्स खरीद लाते हो, कौन कौन सी किताबें खरीद लाते हो, और जो चीज काम की नहीं होती वो भी खरीद लाते हो। तुम्हें कोई बताता ही नहीं कि कौन सी चीज कितनी वेटेज होती है, कितनी नहीं होती। कोचिंग वाले क्या करते हैं उसका भी बताता। कोचिंग वालों को तो क्या मतलब है, सैलरी से मतलब होता है, पैसों से मतलब होता है, उन्हें पॉलिटिकल पढ़ानी होती है, 50 क्वेश्चन 50 घंटे वो पढ़वा देते हैं, क्योंकि टीचर को पेमेंट चाहिए होता है। टीचर तुमको बोलता है पॉलिटी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी इंपॉर्टेंट। वो टीचर से पूछा क्वेश्चन कितने आते हैं, बोला 2, बोल फिर इंपॉर्टेंट कहां से होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कितनी वेटेज रखती है, कितनी वेटेज आपकी नहीं होती है, ये ध्यान में रखना होता है। फिर दूसरी बात, फिर आप कभी भी जब पढ़ो तो चीजों को कंपेयर करके पढ़ो। कंपेयर मतलब तुलनात्मक रूप से पढ़ो। आप तुलनात्मक रूप से नहीं पढ़ते तो दिक्कत होती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, आप ही के सिलेबस में 3 टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं, जबकि इन तीनों टॉपिक को एक साथ रूप पर भी पढ़ाया जा सकता। जैसे कि आरटी एक्ट 2009, राजस्थान आरटी रूल्स 2011 और राजस्थान के विद्यालयों की मान्यता को लेकर, ये 3 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में अलग अलग है, जबकि ये तीनों चैप्टर एक ही है। तीनों को अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे कि धारा 1 यहां पर क्या कहती है, वहां पर क्या कहती है, धारा 1 का संबंध कौन से रूल्स है, धारा 2 का संबंध कौन से रूल्स है, धारा 3 का संबंध कौन से रूल्स है, तो आप एक साथ 3 चैप्टर आसानी से रिवाइज कर सकते हो। और तीनों चैप्टर को रिवाइज करने में मात्र 1 घंटा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कल ये रिविजन करा दूंगा बच्चों को ऑटोमेटिकली। अगर बात करें तो 1 घंटे में 3 चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। उन 3 चैप्टर्स को बार बार आप रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से मनन करो। फिर उसके बाद आता है आपका शिक्षण अधिगम में नवाचार। आपके सिलेबस एक नवाचार टॉपिक है। नवाचार वाले टॉपिक में आपको यह देखना है कि 2025 में शिक्षा मंत्री ने एजुकेशन में क्या क्या नवाचार किए। जैसे कि अभी हाल ही में एक नवाचार तो क्या कर दिया, सप्ताह में 1 दिन बच्चे राजस्थानी वेशभूषा स्थानीय वेशभूषा में आएंगे, ऐसा सरकार ने आदेश जारी किया है। वो दिन पता होना चाहिए, वो डेट पता होनी चाहिए और वो जगह पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार ने नया अमेंडमेंट किया है। मतलब शिक्षा मंत्री जो भी नए नए कांड अभी कर रहा है स्कूलों में जाकर, मोबाइल को बंद कराने को लेकर बात हो या किसी हो, तो समझ जाओ वो शिक्षण अधिगम के नवाचार है, वो इनोवेटिव कार्य है, वो नवाचार कर रहा है। और नवाचार में वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। जैसे अभी पखर कार्यक्रम बनाया सरकार ने, ठीक है, कि सरकार इस तरह का कार्यक्रम बनाएगी। तो ऐसे का मतलब है सरकार जो भी कार्य कर रही है शिक्षण अधिगम के नवाचार को लेकर, वो सारी चीजें लेटेस्ट है। मैं कह रहा हूं ना, साला 2 कोड़ी का एग्जाम है, बस तुम साला पढ़ बहुत गंदे तरीके से रहे हो, बस ये डर है मेरे को। तुम्हारा पढ़ने का तरीका है 2 कोड़ी का भी नहीं चला, बहुत सब कुछ पता है, एवरीथिंग पता है, एवरीथिंग। और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप पिछली बार का मेरा 2-4 वीडियो उठा के देख लेना। मैं आधा कोर्स तो कराया ही नहीं था कि यार ये काम का नहीं, ये काम का नहीं है, ध्यान रखना। तब जाके यहाँ पर रीट में लगभग 11,300 से ज्यादा बच्चे पास हुए थे पिछली बार रीट में। कोई नॉर्मल एग्जाम अपने पास नहीं, बहुत से लोगों को एग्जाम पास कराया था। और नहीं विश्वास है लेवल मैंने पूछ लेना तुम पढ़े कहां से। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर कर दिया था कि आपको सारी चीजें ना पढ़कर केवल और केवल गिनी चुनी चीजें पढ़नी होगी। जो मेन चीज है, मेन पार्ट है, वो पढ़ना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना और सभी सब्जेक्ट को वेटेज देते हुए आप पढ़ते रहो। और जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, हो सकता है किसी को, जैसा वाला मैं हूं, मेरे को इंग्लिश से डर लगता है, मेरे को इंग्लिश शुरू से ही नहीं आती थी, इंग्लिश से शुरू से डर लगता था, तो मैं हमेशा इंग्लिश को स्किप करता था। इसी वजह से 12th के अंदर मैंने इंग्लिश के लिए इतनी पढ़ी थी कि मैं एग्जाम पास कर लूं, बाकी मैं और सब्जेक्ट में टॉप आऊंगा और राजस्थान में मेरिट में आ जाऊंगा। और आराम से वो कार्य किया। तो कहने का मतलब क्या है, जरूरी थोड़ी है कि एक सब्जेक्ट के पीछे हम हमारे करियर को दांव पर लगा दें। ये तो गलत फहमी है, बहुत गलत फहमी है। एक सब्जेक्ट को पढ़कर या उसके पीछे परेशान होकर अगर अपने करियर को दांव लगा दो, सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। आप उस सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, ये धारणा। अन्यथा तो क्या आप लोग, आपने इससे पहले भी बहुत एग्जाम दिए होंगे और देते रहोगे, बस
फॉर्म भरते रहोगे, एग्जाम देते रहोगे और पास कभी जिंदगी में होगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ते हो। कई बार बच्चा कहता है भाई क्या कर रहा था, बोले पढ़ रहा था। मैं गजब इंसान है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल, तो मेरे को एक चेहरा दिख नहीं रहा, एक लड़की थी बाड़मेर की, जो अभी 3-4-5-7 दिन पहले मैसेज करके सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। मतलब मैंने क्या हो गया भाई, कोई साला ऐसे बोलता तो डर उठ जाता हूँ, क्या हो गया। फिर बात अगर तक मैंने आप एक बार ऑफिस में आके मिलो, बात करते क्या बात है। तो उन्होंने अपना रोना रेखना शुरू किया, क्योंकि जब वीडियो जाएगा तो वो सुनेगी और मैं कड़वी बात बोलता हूँ तो बुरी लगेगी। ठीक है, पास में कहीं लाइब्रेरी रहती थी, दो फ्रेंड आती है, सर वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं हो पाती, कैसे पढ़ाई करे, ये वो फलाना ढीक ये वो। तो उस दिन क्या था, उसी दिन हमारी आईसीटी की एक मैराथन क्लास थी। मैं बोला मैम एक काम करो, अभी आप घर जाओ, खाना वाना खाओ, आराम से हाथ मुंह दो, अच्छे से आराम से नाश्ता वास्ता करके आओ और 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप आईसीटी पढ़ो, क्योंकि आईसीटी से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे का टॉपिक है और 5 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, इससे बड़ी क्या बात है। बोला ठीक है सर। जब मैं शाम को मैसेज करता हूँ मैम आप आए ही नहीं, अरे सर मैं तो लाइब्रेरी चली गई, मैं लाइब्रेरी बैठ के पढ़ूंगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, तो फिर मेरा टाइम पास कर रहे हो कि तुम, फिर मेरे पास आए क्यों थे। जब मेरी बात सुननी नहीं थी, मेरी बात माननी नहीं थी, तो मेरे पास आए क्यों थे। फिर उनको कहा कि मैडम संडे के समय टेस्ट होता है, आप टेस्ट दो। वो आज तक टेस्ट में नहीं है, आज भी कहीं दिख नहीं रहे मेरे को। तो ये वो लोग होते हैं जो उछलते हैं पॉपकॉर्न की तरह और फिर बाद में बैठ जाते हैं। जैसे कि हमारे एक पड़ोस में है, हमारे, मैं कई बार किस्सा बोलता हूँ, जब हम क्रिकेट खेलते थे हमारे पड़ोस में एक लड़का था राजू नाम का, वो साला सुबह पहले 7 बजे आके मुकेश भैया मुकेश क्रिकेट खेलेंगे, क्या है सोने दे, रात को पढ़ रहे थे, सोने थोड़ी बाद, अरे नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे, मतलब ठीक है चल खेलते हैं। साला पहली बॉल डालते आउट हो जाता है, पूरे दिन में धूप में पसता रहता है, फेंक दे बॉल उठाता रहता है, बाउंड्री भगता रहता है। तो क्यों चुल मची, तो दिमाग रहा उछलता है। जब तुम भी ऐसे उछलते हो, एग्जाम हो जाता है, फेल हो जाते हो, फिर दोबारा वेकेंसी जाते हो, ओ सर हम हाँ जोश आ गया, हम करेंगे 5-7 दिन बाद क्या हुआ सर देख लेंगे, हो जाएगा। ये आदत है। हम तो, मैं तो 22 साल से स्टूडेंट को पढ़ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा रिजल्ट बता दो, तुम तुम्हारा नाम दे दो, मैं तुम्हारी शकल कहता ना कि ये एस्ट्रोलॉजी तेल लेना है, मैं तुम्हारी शकल देख के बता दो कौन पास है कौन फेल है, और मैं यहाँ पे दावे पे पर्ची लिख के छोड़ दूं, तुम्हारी हिम्मत तो लगा दो, तुम पूरे अरे वीडियो लाइव बोल रहा हूँ, सब जानते मुकेश सर का नेचर, और मैं सबका रिजल्ट ऑटोमेटिकली एक बार बात करने से बता सकता हूँ कि तू फेल है पास है। इतना पावर है, धारणा, ये घमंड नहीं बोला, क्योंकि कहता कि हमारे गांव में कहावत है पूत के फल पालने में दिखते हुए। ठीक है, कहां जाएगा, किस दिशा में जाएगा, और मैं बड़ा सट्टेबाज रहा हूं, हम तो ये देख लेते कि किधर का मैच किधर जाने वाला होगा और कहां का बॉलर कहां जाने होगा। सब बड़ा खिलाड़ी तो बड़ा डेंजर है ना, नहीं तो 99 रुपये तो हमको चलने ही नहीं दे, मैं हर कोई बर्बाद कर दे। तो हर चीज को एक मैनेज करना होता है, हर चीज का एक मैनेजमेंट होता है। बोलो तो आराम से, कहते ना मेहनत इतनी शालीनता इतने साइलेंट रूप से करो कि साला पता भी ना पड़े किसी को। बोलने से नहीं होता, बोलने से तुम एक दिन तो बड़े हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, 3 दिन बाद फेल होते हैं, सर कुछ नहीं हुआ, फेल हो गए। बोले क्या करेंगे, बोले कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे। तो फिर क्यों बोले, बोलने की जरूरत कहां पड़ी। धीरे धीरे तरीके से पढ़ना होता है, धीरे धीरे चीजों को सीखना होता है, चीजों को मानना होता है। जैसे कि हम कई बार पढ़ाते मैं तुम्हारा रिजल्ट बता देता हूं, कईयों का नाम नहीं लूंगा किसी का और तुम समझ जाओगे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं सब समझ जाओगे, ठीक है ना। और देख लेना किसकी गर्दन कैसे जाती है, मैं किसके बारे में बोलूंगा क्या बोलूंगा। तुम चेक करना चाहते हो कि मुकेश पंचोली का आईक्यू पावर चेक कर लेते। कई बार आप देखना मेरे नाम के साथ रोबोट सर बोलते सर, रोबोट सर, तो ऐसे ही नहीं बोलते सर। कई बार मैं पढ़ाता रहता हूँ, क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, सालिन साहब पढ़ाता रहता हूँ, कई बार मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ, बोल कुछ और देता हूँ, हो सकता है वो कोई गंदा वर्ड भी हो या सीधा वर्ड भी हो, डजंट मैटर, और उसको लेकर कोई इंसान हंसने लग जाता है, दांत निकालने लग जाता है। इसका मतलब क्या होता है, उसको पढ़ने से मतलब नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बड़े हो रहा हूँ, तो ठीक है, उसको मेरे मजाक से या किसी चीज को लेने से मतलब है। कहीं पर भी कहीं भी किसी का मजाक होता है ना सर, वो मजाक बहुत डेंजर होता है सर। अपन किसी का मजाक बनाते हैं, बहुत डेंजर होता है। कहते हैं ना कि जब शाहरुख खान गोरी के पीछे चलते चलते बॉम्बे आता है, बॉम्बे में आकर पहली बार वो मूवीज में जाता है, तो उसका सब मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो हकलाता बहुत था बेचारा। शाहरुख खान बेचारा बोलना नहीं जानता था, बहुत अकला के बोलता था, बहुत अकला के। जब उसका पहले की मूवी अगर आप देखोगे, पुरानी मूवी देखोगे, तो बहुत बाजीगर देख लो, चाहे आप लोग चाहे डर मूवी देख लो, चाहे कोई भी देखो, वहां पे बहुत अकलाता था और सब मजाक बनाते थे यार क्या है साला। और आज वो कहता है कि किंग खान है।
अमिताभ बच्चन जब रेडियो पे जाता था, रेडियो पे जाते समय उसको कहा गया यार क्या आदमी लंबू लंबू आदमी क्या है लंबा, और आज के लंबाई का कहते हैं कि बिग भी कहते हैं उसको। तो कहने वाला कि हर चीज का एक कारण होता है। जैसे मैं मेरी बता दूं, मेरी कमी क्या होती है कि मैं भी कई बार बोलता हूं ना तो मेरी बात एक बार बोली गई बात किसी बाप को समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत स्पीडली बोल के चला जाता हूं बात को। मेरी स्पीड तेज होती है बोलने की, मैं एक बार कोई बात बोलता हूं तेज बोलता हूं, लेकिन इसीलिए मैं एक बात को 3 या 4 बार दोहराता हूं, क्योंकि मेरे को ये पता रहता है कि जो बात मैंने एक बार बोली होगी हो सकता है वो किसी को समझ में नहीं आई होगी, तो उसको रिपीटिशन के साथ अपन बताएं, क्योंकि वो हमारी कमजोरी है, लेकिन कमजोरी भी तो ताकत होती है ना। आप लोग एक मूवी थी, अगर मान लो चांदनी चौक, तो चाइना वाली मूवी, तो उसमें जब अक्षय कुमार से पूछा जाता है कि भाई तू कुछ सीखना जानता है क्या, बोला सीखना चाहता हूँ। बोला तेरे कुछ हुनर है क्या, बोला सर रोटियां बेलता था ऐसे। बोला वही तो हुनर है, तो रोटियां बेल बेल के तेरे हाथ क्या हो गए, मजबूत हो गए, मतलब ये कलाइयां क्या हो चुकी तेरी, मजबूत हो सके, तेरे हुनर था। हर एक इंसान के अंदर उसका एक हुनर होता है, ये मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा, फिल्मों तो बात गए, तुम्हारे अंदर भी हुनर होता है, हर चीज के पीछे एक हुनर होता है, हर चीज के भी होना। जब हमारे अंदर हुनर था पढ़ाने का, मैं 2002 से पढ़ा रहा हूं, आज हमारे को 23 साल पढ़ाते हो गए, पढ़ाने का हुनर था, नौकरी करने का हुनर नहीं था, पढ़ाने का हुनर था। तो हर एक चीज का हुनर होता है, उसको झांकना है तुम्हारे अंदर। मैं डेली क्या होता है, मैं मेरे जब भी मेरे व्हाट्सएप से कोई जुड़ा होगा या मेरे से जुड़ा होगा, मैं हर संडे के दिन एक स्टेटस जरूर लगाता हूं। हर संडे के दिन एक सुबह उठते एक स्टेटस लगाता हूं। उस स्टेटस में ये रहता है कि भाई आज तो संडे कहां गए, तो कहते हैं ना कि कामयाब आदमी बनना है तो कैलेंडर में से संडे हटाना पड़ेगा। अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो कैलेंडर से संडे, छुट्टी, मजे, मौज मस्ती सब हटानी पड़ेगी। कामयाब आदमी का एक ही टारगेट होता है कि कुछ बनना है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये मैं इसलिए नहीं करा कि मैं कामयाब हूं या नहीं हो, डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता, बट करो संडे, मंडे, ट्यूसडे। हमें कोई कहता है ना, हमारे इतिहास में आज तक इस ऑफिस में साला संडे किसे कहते हैं, मंडे किसे कहते हैं, होली क्या होती है, दिवाली क्या होती है, ये नहीं पता। मैं हर दिन ऑफिस में आके बैठता हूँ, हर दिन अपना कार्य करता रहता हूँ। छुट्टी क्या होती है, छुट्टी कोई होता है, छुट्टी तो केवल मन का एक सोच है, मन की विचार है, काहे की छुट्टी। छुट्टी जब मान लो कोई बच्चा कहे हमें ये करना है वो करना है, डजंट मैटर। मैं अगर कहीं प्रोग्राम में भी होऊंगा तो भी मैं उस समय अपनी पढ़ाई को लेकर या अपने बच्चों को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर कुछ ना कुछ कार्य करता रहूंगा। तो कहते हैं एक्टिविटीज होना जरूरी होता है, ये नहीं कि आज संडे मना रहे, संडे है सारा, कहीं तो आज तो संडे है, तो अच्छा संडे है तो क्या सूर्य पूरब की जगह क्या पश्चिम से उग गया, या संडे था सूर्य बोला कि भाई साहब देखो आज सोते रहना, मैं 8 बजे उठूंगा, तुम आराम सोते रहना, कि मैं अपने हिसाब से, तुम भी सोते रहो मैं भी सोता रहूं आराम से, वो भी सारा कार्य ढंग से कराना, उसी प्रकार कराना। तो क्या संडे क्या मंडे, संडे मंडे तो मतलब ही नहीं होता। क्योंकि एक तो ब्रेक जिंदगी में क्या होना, ब्रेक तो लाइफ में, ब्रेक का मतलब होता है कि आप जब कुछ सक्सेस बन जाओ तब आपको ब्रेक लेना होता है, अन्यथा ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूं, कई बार बच्चों को पढ़ाते समय मैं बच्चों को 3 ही बात कहता हूं। सबसे पहली बात एग्जाम को पास करने के लिए होती है आप लोगों की कहते हैं कि विश्वास। एक विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता। विश्वास अगर नहीं होता है ना तो वे सब चीजें खत्म होती हैं, सब चीजें खत्म होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, इस लड़की की बात करूं, क्योंकि जब ये लड़की आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो इनके पेरेंट्स मेरे को शायद नहीं जानते थे, आपके पेरेंट्स यही जानते थे, इनके पेरेंट्स मेरे को नहीं जानते थे। इनके मामा है, इनके ससुर, इनके पापा वगैरह जो भी आए थे, पूरा परिवार ही आया था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बना कोई लगन टीका लेके आया यहाँ पे, ठीक ऐसा लग रहा था जो भी, या कोई बात है। तो जब ये आए उस समय तो मैं देखा कि खतरनाक आदमी, तो बाद में पता लगा वो भी बोले से 99 हम पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन इसको ही विश्वास था कि हाँ जहां मैं पढ़ रही हूँ, जहां पढ़ा रहे होंगे वहां सही है, तो कहीं ना कहीं इसका विश्वास था। बाकी उनका विश्वास नहीं था, उनको तो पता लगा, आज भी नहीं होगा, पता नहीं है या नहीं बड़ा, अब तो हो गया होगा क्योंकि किसी की ननद आ गई तो विश्वास हो गया होगा। जब 2 परिवार साथ मिल जाते तो विश्वास हो सकता है, बड़ी बात नहीं। ओके, तो ये विश्वास सबसे बड़ी बात होती है। जब तक विश्वास नहीं होता मतलब नहीं। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते हो, साइकोलॉजी में एक चीज देखते हो आप लोग कि जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, और एक छोटा बच्चा जब मेले में जाता है अपने पिता के कंधे पे रहता है, आप देखना वो कभी पिता को नहीं पकड़ता और ऐसे नाचता रहता है, कूदता रहता है। क्यों? उसको ये डर है, मतलब उसको ये विश्वास है कि मेरे पिताजी मेरे को नीचे गिरने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें समझ ही नहीं, बेचारे वो तो इतना तो मस्ती में घूम रहा है, कर रहा है। लेकिन जैसे वो बड़ा बेटा होता है, साला शादी ब्याह हो जाता है, और जब उसके पिताजी उसको वापस कंधे बिठाए तो उस बेटे को डर लगता है, पता नहीं साला जायदाद हड़पने के लिए गिरा दे, मार दे, पटक दे। क्योंकि वो सोच बना लेता अपने मन में, वो अपने पिताजी के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है कि पिता नहीं कोई दुश्मन ने कंधे बिठा लिया होगा और उसको पकड़ के रखता है, पिताजी पर गिरा ना दे।
क्यों? क्योंकि उसका विश्वास उसके चीज में आड़े आ रहा है। और जब विश्वास आड़े आता है ना, जैसे तुम्हारे साथ क्या होता है, मुकेश पंचोली सर की क्लास किताब देखने के बाद तुम फलाना किताब भी खरीद लेते हो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी। फिर तुम्हारे रूम में कोई दूसरा आता है, अरे यार तू ये पढ़ रहा है, ये तो कुछ नहीं आएगा, देख ये पढ़, अच्छा अच्छा यार ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, तुम्हारा विश्वास। और फिर तुम अपने रूम में किताबों के ढेर बना लेते हो, बाद में कहते हो सर क्या करें, बोले सर कुछ मत करो, बाहर गए थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुमको आड़े आता है। तुमको कोई भी कुछ कह देता है कि यार मुकेश सर 99 में क्या होता है, ये वो, तुम थोड़ी देर बाद क्या मान लेते हो, हाँ यार सही बोला बात है, तो सही कह रहा भाई। अब तुम उस बात को मान लेते हो और कहीं ना कहीं तुम अपने विश्वास को खत्म कर लेते हो। तो फिर ध्यान रखना एक बात जीवन में ध्यान रखना, जो एक इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता वो जीवन में किसी और पर भी विश्वास नहीं कर सकता। तो कहते ना कोई कि जो मेरा नहीं हुआ वो फिर किसी और का तो हो ही नहीं सकता, कहते ना। तो जब मेरा ही सगा नहीं है तो फिर किसका सगा होगा, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप विश्वास कर रहे हो, ठीक है, फिर आपकी पढ़ाई में नियमितता होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, रेगुलरिटी होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारी ये मैडम आज आ गई, अगली किस्त पता नहीं कब आएगी, जब भी आएगी बाउंस होगी या नहीं आएगी, अगले पता नहीं कब आएगी। ये दोनों मैडम में पहले उदयपुर घूम आई, फिर जयपुर घूम लिया, फिर जयपुर से अदर कोचिंग, फिर शादी घूम लिया, आज टेस्ट देने आ गई। तो इसका मतलब रेगुलरिटी नहीं है, नियमितता नहीं है। मैं मेरे परिवार का मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे घर में हमारा मोहित था, छोटा भाई, जो भी तहसीलदार है थाना गाजी के अंदर। मेरे को आज भी याद है, मैंने उस बंदे को आज तक किसी इवन मेरी शादी में नहीं आया, और तो बहुत दूर की बात है, बाहर का, मेरी खुद की शादी में नहीं आया था वो, मेरा भाई मेरी शादी में भी नहीं आया था। और तो क्या एग्जांपल दो, और तो दूसरे भाने के आया नहीं, और तो तुम इतना अब देखो। और वो आज तहसीलदार, अब सब प्रोग्राम में जाते हैं हम लोग। तो क्योंकि उस समय पर कुछ बनना था, कुछ करना था। तुम्हारे सारा मामा के बेटे के पोते की शादी में भी जाना है सर, जाना है सर, बहुत जरूरी सर, इंपॉर्टेंट है सर। मैं नहीं जाऊंगा, घोड़ी नहीं चढ़ेगा, तो मेरा जाना तो जरूरी है, मेरा जाना तो जरूरी है। इसका मतलब रेगुलरिटी नहीं है ना, रेगुलरिटी नहीं है तुम्हारी। ये सबसे जरूरी होती है, नियमितता होना जरूरी है। मैं बता दूं, मैं आज तक साला किसी समाज के प्रोग्राम में नहीं गया कभी, लेकिन अब हो गए, अब इतने सक्षम हो गए कि अब अपने को हर प्रोग्राम में जाते हैं, अब हर प्रोग्राम में भाग लो। अब तो हर में जाता हूं, क्योंकि अब हो गए, अब वो उम्र हो गई, अब इस उम्र में जा सकते हैं। लेकिन तुम तो तुम्हारी इस उम्र में जहां तुमको पढ़ना है, स्टूडेंट को जीवन में क्या काम, पढ़ाई के अलावा तो मैं मानता हूं कोई काम ही नहीं है, पढ़ाई के अलावा। कई लोग क्या होते हैं, कई लोग मेरे को ज्ञान दे जाते हैं, कई लोग मेरे को ज्ञान भी दे देते। हमने जीवन में कुछ लोगों से ज्ञान भी लिया था। मैं एक बार याद है 2018 के दिन मैं साला उत्कर्ष में पढ़ा रहा था, एक नागौर की कोई लेडीज थी। नागौर की लेडीज जब उत्कर्ष में आती होगी, कहीं भी उत्कर्ष कहीं भी आती होगी, और वो घाघरा लोग पहन के आई थी। अब मैं ऐसे पढ़ा रहा था तो उसका घाघरा मैं पैर में आ गया, मैंने उसको समेट कर रखो ना, मैं उसको धमका दिया। वो कोई थी, जो भी थी, नाम तक मतलब जो भी होगा, तो वो गुस्से में आ गई, क्योंकि थोड़ी जाटों की थी और गुस्से में आना था। अब मैंने धमका दिया, मैं भी गुस्से में, और भी गुस्से में, दो तरह से परमाणु बम भिड़े। मैंने देख तमीज से बात कर, फालतू है। तो लास्ट में उसने की, देख गुरुजी देखो, वो मारवाड़ी मलिक, देख गुरुजी देख थाने, देख बस साफ बता दूं, मारे घर में चाली लावणी है ना, और 6 महीने तक लावणी चाली, और मैं 6 महीने तक अंडे रिवली, ठीक है। और घर में ये बात है, चुपचाप पढ़ा लो और तक काम करो। तो मैं समझ गया कि थोड़ा परिवार तो डेंजर है, ये खुद भी बर्बाद, ससुराल भी बर्बाद, आगे तो फिर पूरी बर्बादी हो जाती है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, कई लोग इस तरह के लोग भी होते हैं, कई लोग जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं है, केवल काम से बचने के लिए, काम से बाहर निकलने के लिए इस तरह से आती है। और ये परंपरा अधिकतर लेडीज में ज्यादा पाई जाती है। अगर लेडीज में इस तरह की परंपराएं होती है जिनको इस तरह का, कई को बुरा लगे अलग बात है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी थी वो मैंने बता दी कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी हुई थी, तो मैं मान लेता हूं कि सारा ऐसे होते होंगे सब। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है अपनी ईमानदारी को लेकर, तीसरी बात होती है अपनी ईमानदारी को लेकर कि अपन किसी भी कार्य के प्रति हम ईमानदार है या नहीं है। ईमानदार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ईमानदारी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं, स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी गंदी आदत क्या होती है, तुम सोचना तुम्हारी आदतें गंदी कहां, तुम्हारी गर्दन हमेशा हाँ होती है, ना कभी होती नहीं। समझ में आ गया गुरु जी? बिल्कुल आ गया सर, सब आ गया, हाँ ना भरिया सर, सब समय सब आ रहा है। बोला नहीं आया सर, नहीं आया, आ गया, चले, बोला चलो, रुक जाओ सर, रुक जाओ। मतलब कहते ना कि इसको हमारी कॉमर्स की भाषा में धनात्मक सह संबंध कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे मैं बोलो चले, बोला चलो, रुक जाओ, बोला रुक जाओ, पीछे आ जाओ, बोला आ जाओ।
बोला रुक जाए तो बोला रुक जाओ, मतलब ये तो आपको नहीं रहा। हाँ को हाँ यानी सही को सही बोलो, अगर समझ में आए तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आए तो ना बोलो कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। कोई भी चीज को रटने से अच्छा है कि उसको समझने पर फोकस करो। समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, समझ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रखती है, तब जाके किसी एग्जाम को अपन पास कर पाते हैं। ये तो थी अपारी बातें जो हम को कराते हैं या इधर इस कोचिंग संस्थान में बच्चों के लिए बोलते हैं। इस पूरी बात को सुनने के बाद लगभग आप लोगों ने 40 मिनट हमारी बात सुनी या मेरी बात को 40 मिनट आपने सुना, ये मैं जानता हूं कि तुम में से कोई एक या दो विद्यार्थी होंगे जिन्होंने इस बात को ढंग से सुना होगा या ढंग से सुनकर उस बात को ऑब्जर्व किया होगा, और वही एक विद्यार्थी एग्जाम पास करेगा। बाकी तो तुम 99% जो लोग है ना, एक का दो कान भगवान ने तुमको इसलिए दिए थे कि एक ने आपने सुन लिया और दूसरे से आपने कहते रहे कि बीच में कुछ भी नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं, वो इधर से डाला इधर सुई बाहर निकल गई, उसमें कोई मतलब नहीं। और धारणा यहां जब आप देखोगे तो आप देख लेना कि इस एग्जाम को अगर देखते हो तो आप धारणा ये लोग हैं और ये लोग पास होंगे, तो बाकी लोगों के जो बाकी लोग बच गए उनके कान के दोनों सिरे क्या है, खुले हैं, उनका एक तरफ है, दोनों तरफ पारदर्शी है, बाकी लोग फेल होने वाले होते हैं। केवल 5000 विद्यार्थी ही वो होते हैं जो वाकई में एग्जाम्स के लिए पूरी तरह डेडिकेट है और कम पढ़ रहे हैं लेकिन बेटर तरीके से पढ़ रहे हैं, वो ही एग्जाम पास करेंगे, अन्यथा तो फिर एग्जाम पास आपसे होता नहीं है। फिर अगला विद्यार्थी हमें एक ही प्रश्न करता है, सर वो फॉर्म हमने नहीं भरा, अगली वैकेंसी आएगी क्या? क्योंकि अब अगला शुरू ये होने वाला है कि पद बढ़ेंगे कि नई पद आएगी, नई वैकेंसी आएगी, वो नाटक चलते रहेंगे और वो नाटक आपके हमेशा जीवन भर आपके रहेंगे। ये धारणा पढ़ना है तरीके से। अभी भी 40 दिन का समय, 40 दिन का समय मैं मान के चलूंगा बहुत होता, बहुत, मैंने ना सर आप मजाक करोगे मगर बहुत होता है। आप 40 दिन भी अगर डेली के 10 घंटे मन लगा के पढ़ते हो, और 10 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, क्यों 24 घंटे तुम करते क्या हो, पढ़ाई तो करते हो। भाई मैं इतना सारा फ्री होने के बाद भी इतना सारा बिजी होता हूं, फिर भी मैं 10-12 घंटे तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूं, इतना मैं खुद पढ़ लेता हूं। तो तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है पढ़ाई के अलावा, तो तुम्हारे 10 घंटे मतलब 10 घंटे भी, लेकिन ध्यान रखना, आप खुद सोचना कि जब तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो उस दौरान जब आपने 2 घंटा सिटिंग किया, 2 घंटा आप लोग बैठे, और उस 2 घंटे में आप कितनी बार घर चले गए, खाना हाँ हूं घर पे क्या हुआ ये हुआ, तो वो पढ़ाई नहीं कराना। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, 2 घंटे तुम पढ़ के सोचे और 2 घंटे में तुम 10 बार फलाना ने ये कह दिया, फलाना ने वो कह दिया, आज वहां पे ये हो गया, आज यहाँ पे ये हो गया, आज वहां पे वो, तो समझ जाइए कि तुम सबके सब फेल हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जिसके माइंड पर कंट्रोल नहीं है वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा, अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पा रहा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहां दिक्कत आती है। हर एक सब्जेक्ट को तरीका था। और मैं आपको एक बात हूं, 1 महीना ये सारी बातें तो होगी, 1 महीना आप लोग, जब मैं डेली रात को 9 बजे क्लास लूँ ना, उस क्लास को तुम देखा करो, क्योंकि मैं अब मतलब अब आने वाले 40 दिन तक मैं इन 9 बजे वाली क्लास में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो सीधे एग्जाम में आएगी। चाहे हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से तुमको बताएं, चाहे किसी और रूप में बताए, हम आपको वो चीजें बताएंगे जो वाकई में एग्जाम में आएगी। क्योंकि तुमको नहीं पता है एग्जाम में क्या आता है, मेरे को सब पता है। मेरे को ये भी पता होता है कि पेपर कैसा बनने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, और मैं बिल्कुल लाइव बोल रहा हूँ, क्लास को सब लोग देख रहे हो, कोई भी ना, अगर कर्मचारी चयन बोर्ड भी देख ले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना माइंड सेट है कि कर्मचारी चयन बोर्ड की तरह किस तरह का पेपर बनाया जा रहा होगा, इसका IQ पावर हमें है और हमें आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। फिर हम कहें ना एग्जाम के दिन एक वीडियो मानते हैं, हमेशा आप देखना राजस्थान में जब भी कोई एग्जाम हुआ होगा, मैंने एक वीडियो जरूर बनाया होगा, जैसा बोला वैसा हुआ। ये वीडियो हम बनाते हैं हमेशा, जैसा बोला बोलते पहले और फिर उसको करके दिखाते कि जो बोला था वो ही हुआ है, अलग से कोई चीज नहीं हुई। आप देख लेना अभी फर्स्ट ग्रेड RPSC के फर्स्ट ग्रेड के अंदर सब लोग, मैं जब पहले दिन क्लास ले रहा था, अगर किसी ने सुनी होगी, मैं ज्योग्राफी पढ़ाते समय ये बोला था, बच्चों ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन आएंगे, मैनेजमेंट के 6 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक मैथ्स रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे। अगर तो बच्चे बोले सर झूठ मत बोलो, ज्योग्राफी में 5 ही आते, 5 ही आते, 5 ही आते। बात तो सही थी, 5 ही आते थे, लेकिन मैं जबान दे चुका था कि 10 आएंगे। और आप देख लो इस बार फर्स्ट ग्रेड के सब पेपर में ज्योग्राफी के 10-10 क्वेश्चन आए, जबकि हर बार कहते कि मेरी जीभ पर मां सरस्वती विराजमान, एक बार बोल दिया वो फिर हो गया। जबकि आज तक का इतिहास ये कहता था कि ज्योग्राफी में 5 ही क्वेश्चन आते थे। ये बात तो मेरे को बाद में लगा, लेकिन मैं बोल चुका था, लाइव क्लास में बोल चुका था, कह चुका था। और देख लो आप, इस बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर 1 3 बार हुआ था और तीनों पेपर्स के अंदर ज्योग्राफी के 10-10 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे।
तो इतना ध्यान रखना, इतना पता है मेरे को कौन सा क्वेश्चन कैसा आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग अब, क्योंकि अब सीधी सी बात है, अब तुम अपने घर चले जाओगे, मैं अपने घर चले जाऊंगा अपना, क्योंकि मिलेंगे नहीं, क्योंकि संडे के दिन मैं कभी आता हूं कभी नहीं आता, मैं अपने काम में बिजी रहता हूं। तो हमें पता है कि अब अपन जो मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, ऑनलाइन ही मिलेंगे, ऑफलाइन तो मिल नहीं पाएंगे भाई ऑफलाइन तो मैं आपसे कभी मिल नहीं पाऊंगा, आज आ गया ठीक है अलग बात थी, लेकिन ऑफलाइन में कभी मिल नहीं पाऊंगा। और मैं चाहता हूं ऑनलाइन तक बच्चों के लिए, तो आप चाहे सारी क्लासेस देखो या मत देखो, डजन मैटर, लेकिन जो रात को 9 बजे जब मैं क्लास लूंगा, जब भी क्लास लूंगा, टेलीग्राम पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, चैनल पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उसके बाद 9 बजे की क्लास, जैसे मान लो मेरा मन चल रहा है कि यार क्यों ना कल रात को 9 बजे मैं क्लास लूं बच्चों के लिए, और मैं आरटी एक्ट को एक बार तुलनात्मक रूप से पढ़ाकर याद करा दूं, क्योंकि तुम आरटी एक्ट को पढ़ोगे तो 4-5 घंटे खराब करोगे, तो जो काम 40 मिनट में हो सकता है उसके लिए 4 घंटे खराब क्यों करना। तो स्मार्ट तरीके से याद कराना है, वो मैं आपको याद ढंग से करा दूंगा। ये आपका सेशन था आज का। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी और सारी बातें आपको क्लियर रूप में बैठ भी गई होगी। ओके, अभी जाना नहीं है, आप लोग ध्यान सुना अच्छे से। तो जितनी भी बातें थी वो समझ में आई या नहीं आपको?